Morning students, now study the biography and achievement of C.V. Raman because we started the chapter 18 Indian scientist biography and achievement to study related to the scientist in the previous classes Sushruत and the Chark. Now study the C.V. Raman. So first of all, we explanations the life related main points. The main points of the life related. First is related to the full form of C.V. Raman. तो फुल फॉर्म ऑफ द C.V. रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इसकी फुल फॉर्म है चंद्रशेखर वेंकट रमन. नाउ स्टडी द लाइफ प्रोसेस या लाइफ रिलेटेड सम पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट द बर्थ ऑफ C.V. रमन यानी बर्थ डेट. तो बर्थ डेट ऑफ द C.V. रमन 7 नवंबर 1888. नवंबर 7 1888 को इनका बर्थ हुआ था. वेयर, कहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, उस जगह का नाम देखिए. तमिलनाडु के अंदर एक छोटी सी सिटी है. जो सिटी है उसका नाम अपन क्या बताएंगे कि तिरुधिरापतली. तिरुधिरापतली सिटी के अंदर होते. कहाँ पर है? तमिलनाडु में. अगर आपको ये नाम ध्यान में नहीं रहे तो आप सीधे भी बोल सकते हो. तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ था. कब? नवंबर 788 को हुआ था. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके फादर्स नेम क्या थे, क्योंकि लाइफ की बात कर रहे हैं ना, इनके जीवन की बात कर रहे हैं, तो फादर और मदर का तो मेन रोल होता है लाइफ देने के लिए. तो इनके जो फादर है उनका जो नाम था, उनका नाम था चंद्रशेखर अय्यर. तो वहीं से तो इनको मिला है चंद्रशेखर अय्यर. ठीक है, ये इनके फादर का नाम था चंद्रशेखर अय्यर. फिर फादर है तो मदर का नाम भी मैन होगा. तो इनके जो मदर है उनका नाम था पार्वती अम्मल. ये इनकी मदर का नाम था. चलिए अब और देखिए उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किया था अपनी लाइफ के अंदर, क्या क्या मेन रोल प्ले किए थे. अपन उनकी क्या करते हैं पॉइंट्स क्लियर करेंगे. तो आप एक बार देख लीजिए इनका फुल फॉर्म क्या है. फुल फॉर्म चेक कर लीजिए आप. इनकी फुल फॉर्म क्या होगी? चंद्रशेखर वेंकट रमन फुल फॉर्म है. बर्थ डेट कब है इनकी? इनकी जो फादर्स है मदर्स है उनका नाम क्या है. चलिए यहाँ से मैं हटाती हूँ एक बार. अब फिर अपन इनकी स्टडी से रिलेटेड पॉइंट क्लियर करते. तो ये मैं आपको मेन ही बताऊंगी स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इम्पॉसिबिलिटी होती है. थोड़ा रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. बस स्टडी कर रहे हैं अपन इस पॉइंट की. तो देखिए हम बताएंगे कि उन्होंने एमएससी क्लियर की थी, मास्टर ऑफ साइंस है, वो भी कौन से? फिजिक्स से. तो एमएससी की स्टडी क्लियर की थी फिजिक्स से. एमएससी की स्टडी क्लियर की थी, यानी ही पास मास्टर ऑफ साइंस इन कौन से सन में? 1907 के अंदर पास की थी. तब इनकी एज कितनी थी? 19 ईयर्स. देखिए कितनी जल्दी उन्होंने एमएससी है उसको पास कर लिया था. एक सोचने वाली बात होती है, वरना प्रेजेंट टाइम में तो 16 और 17 की एज में 12th पास होती है. फिर 12th पास होने के बाद में बैचलर की डिग्री होती है, बीएससी है, बीए है, वो डिग्री मिलती है 3 साल, वो मान लो. फिर एमएससी होती है उसमें 2 साल लगते, तो 2 साल वो मान लो. जबकि इन्होंने तो 19 ईयर की एज में एमएससी क्लियर कर ली थी. साथ ही साथ में एमएससी जब ये क्लियर कर रहे थे तो 19 ईयर्स में इन्होंने गवर्नमेंट, ठीक है, पास द गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसको भी पास कर लिया था. गवर्नमेंट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच लिटरेचर, कौन सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से थे? इकोनॉमिक्स इन विच लिटरेचर, संस्कृत,
पॉलिटिकल साइंस वर दैट टॉपिक। जब इन्होंने गवर्नमेंट की जो एग्जाम पास की थी, वो गवर्नमेंट की एग्जाम किससे रिलेटेड थी, आप पहले ये देख लीजिए। डिप्टी ऑडिटर जनरल, डिप्टी ऑडिटर जर्नल, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते थे वो देखिए। इसमें जो सब्जेक्ट आते थे वो कौन कौन से थे। इकोनॉमिक्स विच इज लिटरेचर, हिस्ट्री, संस्कृत, है ना, पॉलिटिकल साइंस। इन सब्जेक्ट से इन्होंने इस कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है उसको पास किया था। जबकि वो थे किस सब्जेक्ट के, वो तो साइंस सब्जेक्ट के थे। तो अच्छा नॉलेज था, ठीक है, उन कैचिंग पावर अच्छी थी सब्जेक्ट को लेकर के। फिर और देखिए, अब ये तो थे इनके क्या इस लाइफ से, कि उनके फादर्स मदर्स नेम क्या थे, उन्होंने कौन से ईयर में क्या काम किया था, ठीक है, अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट की थी, ये सब था। अब इसके बाद ये ज्यादा मेन रोल नहीं है इनका। इसके बाद में अपन मेन स्टडी करेंगे अचीवमेंट से, और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अचीवमेंट ऑफ सीवी रमन इन साइंस। चलिए, फर्स्ट देखिए, इन्होंने फर्स्ट जो इनका था वो रिलेटेड था साउंड से रिलेटेड। फर्स्ट अचीव साउंड से रिलेटेड था। इन्होंने देखिए साउंड से रिलेटेड स्टडी की थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ही वर्क ऑन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल साउंड की स्टडी तब भी होगी जब अपन क्या करेंगे, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी हेल्प से उन्होंने हार्मोनिक नेचर ऑफ द साउंड को डिस्कवर किया था। हार्मोनिक, हार्मोनिक जो आपको हमें सुनने में अच्छी लगे, हार्मोनिक नेचर ऑफ साउंड, ठीक है, हार्मोनिक नेचर ऑफ जो साउंड है उसको डिस्कवर किया। और इसी के साथ में उन्होंने साउंड से रिलेटेड कुछ फिजिकल पॉइंट्स भी क्लियर किए थे। अब साउंड से रिलेटेड फिजिकल जो पॉइंट्स है उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एस्टैब्लिश किया था। तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखिए कौन कौन से थे। कुछ तो थे इंडियन, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इंडियन में क्या क्या थे वो अपन चेक कर, देखो इंडियन के अंदर क्या थे, वीणा, मृदंग, तनपुरा। वीणा एक, फिर क्या था, मृदंग और तनपुरा, ये थे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू इन्होंने हार्मोनिक नेचर ऑफ साउंड को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसके साथ साथ में यानी इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तो लाइक करते ही थे, ये इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लाइक करने के साथ साथ में इनको किसका नॉलेज था, वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे उनका भी अच्छा नॉलेज था, जिनमें पियानो और वायलिन, पियानो और वायलिन, ये आप ध्यान। तो ये थे इनके किससे अचीवमेंट, किससे रिलेटेड था, साउंड से रिलेटेड अचीवमेंट था। ही एक्सप्लेनेशन द हार्मोनिक नेचर ऑफ द साउंड, ठीक है, साउंड की हार्मोनिक नेचर को एक्सप्लेन किया था। फिर यानी कि ना इससे आप रिलेटेड ये मान सकते हो कि जो साउंड होती है, देखिए एक तो होती है ऑडियोवल साउंड्स होती है जो हमें सुनने में अच्छी लगती है ना, और एक नॉइज वाली होती है जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो साउंड सुनने में अच्छी लगती है उसका रीजन क्या है। तो जो साउंड, देखो साउंड से रिलेटेड एक तो अपन पिच पॉइंट लेते हैं, है ना, जिसकी पिच हाई होती है, पिच क्या होती है, हाई होती है, तो वो साउंड कैसी होगी, शार्प साउंड होगी। जैसे अपन बोलते हैं ना कोयल, कुकू, कुकू की जो साउंड होती है वो हमें सुनने में अच्छी लगती है, उसकी पिच हाई होती है। और पिच अगर लो होगी तो वो साउंड कैसी होगी, क्रैकरिंग साउंड, जैसे लॉइन की जो साउंड होती है वैसे। तो उन्होंने पिच से रिलेटेड साउंड की हार्मोनिक नेचर को बताया था। अगर पिच ज्यादा है तो वो साउंड क्या होगी, शार्प होगी, तीखी साउंड होगी, हमें सुनने में अच्छी लगेगी। चलिए, फिर उसके तो
साथ में उन्होंने इंडियन कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लाइक करते थे, जैसे वीणा, मृदंग और तंतुरा, और वेस्टर्न में पियानो और वायलिन को लाइक करते थे। ये साउंड से रिलेटेड इनका अचीवमेंट था। फिर अचीवमेंट और देखिए, अब ये तो वो जब अपना जॉब भी कर रहे थे साथ साथ में, और यहाँ से रिलेटेड कुछ स्टडी भी कर रहे थे, लेकिन 1917 के अंदर रमन ने क्या किया, जो गवर्नमेंट जॉब था उसको छोड़ दिया था। वो लगे थे ना 19 साल की उम्र के अंदर उनकी एज थी, तब उन्हें डिप्टी ऑडिटर जनरल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था, तो उसने उसको छोड़ दिया। क्यों? उनको ये लग रहा था कि मैं साइंस फील्ड में अपना कंप्लीट टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, यानी मैं रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जॉब पे जाते, जॉब पे आने के बाद में खुद अपनी सेल्फ स्टडी करते, रिसर्च करते, तो वो कंप्लीट टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए जॉब को छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद में उनका सबसे मेन इफेक्टिव जो अचीवमेंट था वो था रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट दिया उन्होंने। अब रमन इफेक्ट क्या था, ये समझने से पहले आपको कुछ जो पॉइंट्स है वो क्लियर करने होंगे। देखिए, एक तो आपको ध्यान में रखना होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। यदि रमन, केवल मैं इसके लिए जो वर्ड यूज करूंगी उन्हीं को एक्सप्लेन कर रही हूं मैं एक बार आपके सामने। ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक तो ये। अब देखिए, ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता है, जिसके दोनों साइड में अपन इजिली से देख, जैसे हवा है, एयर, वो ट्रांसपेरेंट है। अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। जैसे वाटर है वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो सॉलिड, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होते हैं, जिनके दोनों साइड अपन देख सकते हैं। ठीक है। सेकंड आपको ध्यान में रखना होगा वेवलेंथ वर्ड। ठीक है। वेवलेंथ किसकी में होता है? लाइट में, सनलाइट या लाइट आप बता सकते हो। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये मान के चलो आप सनलाइट ही ले लो, बाकी लाइट को अपन वर्ड यूज ही नहीं करेंगे। एक बार सनलाइट वर्ड यूज में ले लिया मैंने कि जो सनलाइट है, अब सन की जो लाइट है उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन ये 7 कलर हमें दिखाई नहीं देते, हमें तो केवल मोनोक्रोमेटिक लाइट ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब केवल हमें लाइट कैसी लग रही है, कि लाइट कैसी है? वाइट है। आप टॉर्च की जो लाइट है वो भी देखते हो तो वो भी आपको कैसे दिखाई देगी? वाइट दिखाई देगी। तो हम उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट या वाइट लाइट बोल सकते हैं। फिर दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि जैसे देखो, ये मैंने एक सेपरेटिंग लाइन बना दी, ये एक सेपरेटिंग लाइन है, इसके ऊपर एक मीडियम है और नीचे की तरफ एक मीडियम है। ठीक है। ऊपर की तरफ जो मैं मीडियम करती हूँ उसको मैं रेयर मीडियम कर देती हूँ, यानी एयर। ठीक है। नीचे की तरफ मैं जो मीडियम कर रही हूँ उस मीडियम को मैं क्या कर देती हूँ? वाटर। ठीक है। इसको कहते हैं डेंसर मीडियम बोलते हैं। जब कोई भी इंसिडेंट रे है, ये ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है। ये क्या है? ये नॉर्मल लाइन है कि जब कोई भी इंसिडेंट रे वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर करती है, यानी कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो डिफेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, डिफेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, जब एक डिफेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ और टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, जब एक तो यानी अब ये नॉर्मल की तरफ आ गई। क्यों आ गई नॉर्मल की तरफ? क्यों आती है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। या फिर आप ऐसे मान के चलिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है लाइट की। चाहे रेयर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से रेयर में जाए, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। बट आपको एक बार केवल कितना ध्यान में रखना कि वेवलेंथ या स्पीड चेंज हो जाती है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी या डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। अगर कि रेयर से डेंसर में आएगी तब तो नॉर्मल की तरफ आएगी। कैसे आएगी? नॉर्मल की तरफ आएगी। अगर यही लाइट कहाँ जा रही हो, जैसे मैं यहाँ पे फिर सेपरेटिंग लाइन बना दूं और ऊपर मैं क्या कर दूं? डेंसर मीडियम, और नीचे क्या कर दूं? रेयर मीडियम। अब क्या होगा?
ये दूर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, ये दूर चली जाएगी। तो आपको इतना तो, ये तो फिजिक्स की बात है, अपन को तो केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि ये मैंने ये वर्ड मैं इसीलिए यूज में ले रही हूँ कि जब मैं रमन इफेक्ट बताऊँ तो वहां पे ये वर्ड मैं यूज में लूंगी साथ में। इसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब लाइट है, इंसिडेंट रे जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर करती तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है, और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, ध्यान में रखिएगा। अगर एयर के अंदर लाइट की स्पीड होगी ज्यादा और वाटर में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम, लेकिन स्पीड चेंज हो गई। एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर उसके बाद में जैसे ही लाइट है एक मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में जो, तो वाटर के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसके साथ में जो लाइट की वेवलेंथ रिएक्ट करेगी, एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करेगी तभी इसकी क्या चेंज हुई है, वेवलेंथ चेंज हुई है। अगर रिएक्शन नहीं करेगी तो वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। चलिए अब आप एक बार फिर देखिए, डेफिनेशन मैं बाद में बनाऊंगी। मैं कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया, ये लीजिए, ठीक है। इस ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है इसमें से मैं लाइट पास करवाती हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे अपन वर्ड लिख देते हैं लाइट। तो मैं ये लाइट पास करवा रही हूँ, किसमें से, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से मैं लाइट पास करवा रही हूँ। तो कुछ लाइट तो क्या होगी, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में से डायरेक्ट निकल गई, ठीक है, सीधी निकल जाती है। कुछ लाइट क्या होगी, इस ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है, फिर लाइट आ रही है, ये ब्लैक ही दिखा देती हूँ, ये आने वाली इंसिडेंट रे तो मैं कंप्लीट ब्लैक ही बना देती हूँ। यानी ये ध्यान में रखिएगा, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, व्हाइट लाइट आ रही है, ये लीजिए ऐसे। ये कौन सी लाइट है, मोनोक्रोमेटिन लाइट है, व्हाइट लाइट ही आ रही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ क्या होगा, किसी कुछ ऐसी है जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो जिनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कम हो रही है, मैं उनको, वेवलेंथ कम है मैं उनको ग्रीन कलर, ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई है मैं उसको दिखा रही हूँ रेड कलर से दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये जो मीडियम अपन ने ले रखा है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट जो मीडियम अपन ने यूज में ले रखा है, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल रिएक्ट करते हैं किससे, फोटोन से। लाइट में फोटोन होता है, लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो ये मान लीजिए ये फोटोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी पार्टिकल्स होंगे, तो इन दोनों पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जब पार्टिकल्स यानी कि लाइट के पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, या तो वेवलेंथ हाई हो जाएगी या वेवलेंथ लो हो जाएगी। अब आपके माइंड में ऐसे आ रहा है कि वेवलेंथ हाई और लो कैसे होगी, तो वो देखिए मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये जो लाइट है, ये जो सभी लाइट है ना, इस लाइट को अपन एनर्जी के 10 मान लेते हैं। लाइट की एनर्जी मैंने क्या मान ली, 10 मान ली, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल्स तो 10 एनर्जी से ही सीधे ऑब्जेक्ट में से पास हो गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के खुद के पार्टिकल्स होंगे ना, जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स है, ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की एनर्जी है 5, कितनी है, 5 है। तो या तो 10 तो हो गई लाइट की, और खुद का ऑब्जेक्ट इसको अपनी एनर्जी दे देता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ने इसको अपनी एनर्जी दे दी, यानी ऑब्जेक्ट एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होगा तो एनर्जी निकलेगी, तो एक्साइटेड हो गया तो इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी, तो इसकी वेवलेंथ तो क्या हो गई, हाई हो गई, वेवलेंथ क्या हो जाती है, हाई। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक 10 एनर्जी है ना, इससे एनर्जी ले ली, ठीक है, यानी आ रही थी कौन सी, 10 वाली, बट 10 वाली एनर्जी को ले लेते तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, फिर
वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी ना वेवलेंथ। तो यानी जो मीडियम के कुछ पार्टिकल्स है वो एनर्जी लाइट को दे देते हैं, तो वेवलेंथ हाई हो जाती है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं कि लाइट से एनर्जी ले लेते हैं तो लाइट फिर क्या हो जाएगी, लो वेवलेंथ की हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे लो आएगा, लो वेवलेंथ की एनर्जी हो जाएगी। अब ये एनर्जी में जो डिफरेंस आया है इसको एक स्पेक्ट्रम में शो किया जाता है। द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी टू शो बाय ए स्पेक्ट्रम, to show by a spectrum. This spectrum related knowledge given by the Raman so is known as the Raman spectrum या Raman effect बोलते हैं। अब वापस से देखिएगा टॉपिक, रमन इफेक्ट क्या था कि वे है मोनोक्रोमेटिक लाइट पास ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, the interaction between light and medium particles then change their wavelength of light. This changement wavelength of light show through a spectrum. This is known as the Raman spectrum and this effect is known as the Raman effect. अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इस मीडियम में से पास हुई तो किसी की लाइट कम होगी, किसी की लाइट ज्यादा होगी। तो कम या ज्यादा होने पर एक क्या बन गई, ये बैंड बन गए। और ये बैंड कैसे दिखाई दे रहे, अपन को अलग अलग कलर में दिखाई देंगे। विबग्योर क्या बनेगा, विब, क्योंकि लाइट के अंदर 7 कलर है ना, तो वो 7 कलर हमें दिखाई देंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि जो मीडियम था उस मीडियम में जो पार्टिकल्स थे वो किस लाइट को अब्जॉर्व करे, किस लाइट को एमिट करे, इन सबको शो कौन करता है, रमन इफेक्ट करता है। तो मे भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम वाटर ले लेती हूँ। ठीक है, यानी हमने क्या किया, एक बीकर है, एक बीकर के अंदर वाटर ले लिया, ट्रांसपेरेंट होता है, और उसको एक साइड से लाइट दे रहे हैं, टॉर्च से उसको क्या दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। अब वाटर को आपको पता है कि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी। तो जब लाइट इस मीडियम में से पास होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स और लाइट के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन से क्या होगा, इंटरेक्शन से क्या होगा कि या तो एनर्जी को अब्जॉर्व कर लिया जाएगा या एनर्जी को इमिट कर दिया जाएगा। जिससे जब लाइट इस मीडियम में से पास होगी तो इसकी वेवलेंथ कम या ज्यादा हो जाएगी। वेवलेंथ कम या ज्यादा हुई है, इसको एक स्पेक्ट्रम में शो किया जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, रमन स्पेक्ट्रम या रमन इफेक्ट बोलते हैं। अब आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन बनाती हूँ, आराम से सुनिएगा। व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट पास इनटू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, interaction between the light photon and particle of the medium to change the wavelength of the light, resulting obtain a spectrum related to light. This is known as the Raman spectrum या Raman effect, और Raman effect given by the Raman in 1928। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो वो तो जब प्राइज की बात करेंगे तब बात की, मैन है रमन इफेक्ट, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब रमन इफेक्ट की बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते और देखो, एक तो था म्यूजिकल से रिलेटेड, सेकंड क्या हो गया, रमन इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड अपन और बात करते हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था। तो उन्होंने डिस्कवर ही एक्सप्लेन द रीजन color of sky, blue color of sky and water, अब इस बात को भी एक्सप्लेन करते हैं अपन। देखिए आपने 9 वाले चैप्टर के अंदर स्टडी किया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उस पे लाइट की फॉलिंग होती है तो लाइट की फॉलिंग होगी तो लाइट की कुछ वेवलेंथ को वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस जो रिफ्लेक्ट हुआ है, जिस वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट होगी हमें वही कलर दिखाई देगा। जैसे देखिए अपन बात करते हैं नैनोमीटर में, बात करते हैं कि जो लाइट आती है, जो सन की जो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ अगर मैं बात करूं तो 390 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर की लाइट होती है। ठीक है, इस लाइट ये वेवलेंथ कैसे की गई है? विबग्योर, विबग्योर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सब अब देखिए आपने कई बार देखा होगा कि जो टावर वगैरह होते हैं, बिल्डिंग होती है, उस पर रेड कलर ज्यादा यूज में लिया जाता है। जैसे आपने कहीं जाते हैं तो कोई डेंजर जोन जहाँ लिखा होता है वहां पर भी रेड कलर यूज में लिया जाता है। क्यों? इसकी वेवलेंथ हाई होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो ऐसे ही ये कहा था कि जैसे अब जो सनलाइट है तो उसमें तो सभी वेवलेंथ की लाइट है ये, यानी कि अलग अलग स्पेक्ट्रम बने होते हैं। ऐसे ये हायर लेवल की बातें होती है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। ऐसे अलग अलग स्पेक्ट्रम बने हुए, 390 पे से वॉयलेट हो गया, है ना, 500 पे जैसे ग्रीन हो गया, ऐसे बने होते स्पेक्ट्रम। तो ये तो आते तो सभी है, कुछ लाइट ये सभी आते तो सभी है, बट इनमें से जो भी जिस भी वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट होगी हमें वही दिखाई देगा कलर। तो रमन ने क्या बताया था कि ब्लू जो कलर है, यानी कि वाटर और स्काई के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो ब्लू वेवलेंथ की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देते, और ब्लू वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसीलिए हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। सभी कलर अब जो हो जाएंगे ब्लैक कलर दिखाई देगा, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देंगे व्हाइट कलर दिखाई देगा। चलिए, तो ब्लू आपको पता चल गया। नेक्स्ट ही स्टडी द, उन्होंने स्टडी की थी किस पे? सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। ही स्टडीड द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे उन्होंने स्टडी की थी। फिर ही आल्सो कैरिड आउट साइंटिफिक रिसर्च ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, साइंटिफिक रिसर्च ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे। साइंटिफिक रिसर्च किस पे किया था? मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे, ठीक है। फिर क्रिस्टल्स पे, जो क्रिस्टल्स फॉर्म होती है, क्रिस्टल्स फॉर्म्स पे किया था। एंड एक्यूस्टिक, एक्यूस्टिक फॉर्म पे रिसर्च किए थे। साइंटिफिक रिसर्च मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, इन्होंने स्टडी की थी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो देखिए अब इनके फंक्शंस में एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। एक तो उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हार्मोनिक नेचर ऑफ साउंड को बताया था, ठीक है। कुछ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लाइक करते थे तो वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी लाइक करते थे। सेकंड इनका अचीवमेंट क्या था? रमन इफेक्ट था, तो मे भी समझ में आ गया होगा रमन इफेक्ट आप लोगों को। थर्ड क्या था? उन्होंने रीजन दिया था कि वाटर और स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो ये मैंने आपको बता दी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स या स्काई के जो पार्टी यानी एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स ब्लू कलर की लाइट को क्या कर लेते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कलर ब्लू दिखाई देता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस पे स्टडी किया था। रिसर्च किया था किस पे? रिसर्च मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे उन्होंने किया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपन किसको बोलते हैं? जो साल्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, पार्टिकल्स देखे ना अपन साल्ट में, वो एक टाइप की क्या फॉर्म होती है? क्रिस्टल फॉर्म ही होती है। अब आपने कभी सोचा होगा कि हमें नाइट के अंदर स्काई का जो कलर है वो ब्लैक दिखाई देता है, लाइट ही नहीं होती, जितनी भी लाइट होती है सभी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। स्पेस में जाते हैं तब भी स्काई का कलर कैसा दिखाई देगा? हमें कैसा दिखाई देगा? क्या दिखाई देता है? ब्लैक ही दिखाई देगा। क्यों? वहां पे एयर के पार्टिकल्स नहीं है,
जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी लाइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही रिफ्लेक्ट करता है, तो वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती लाइट, इसीलिए हमें कलर दिखाई नहीं देता है। अब चलिए, तो हो गए इसके अचीवमेंट। अब इनको प्राइज भी तो मिलेंगे, काम अच्छा काम करते तो प्राइज मिलता है। आप लोग अगर स्टडी अच्छी कर रहे हो तो आप लोगों को भी तो प्राइज दिया जाता है। हमारे स्कूल में एग्जाम होते हैं, फर्स्ट सेकंड टर्म होते हैं, उस टर्म में जो फर्स्ट सेकंड रहता है उनको अलग अलग टाइप के क्या दिए थे, प्राइज दिए, तो इनको भी कुछ प्राइज दिए गए थे। उन प्राइज में एक तो देखो उनको मिला था 1930 को एक प्राइज मिला था। 1928 को तो रमन इफेक्ट किया ही था, तो उसके जस्ट बाद में इनको प्राइज मिल गया था। तब 1930 को मिला था नोबेल प्राइज। अच्छा था, नोबेल प्राइज, ठीक है, याद रख लोगे। फिर उसके बाद में देखिए 1954 को इनको मिला था भारत रत्न। भारत रत्न ये याद रखने हैं भाई, सभी के सभी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। चलिए, फिर देखिए इनको एक लेनिन पीस प्राइज भी मिला था। लेनिन पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है। अभी क्यों मिला था ये भी मैं आपको बताऊंगी। कब मिला था? 1957 में मिला था। कैसे मिला था? क्योंकि देखिए ये साइंस की फील्ड में रिसर्च वर्क कर रहे थे, तो ये इंडिया में रिसर्च वर्क कर रहे थे, बट इनका जो बिहेव है अदर कंट्री के साथ में भी अच्छा था। ये मिल बांट के काम करते, यानी फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स फ्रेंडशिप बिटवीन नेशन ही वॉज अवॉर्डेड, कि अलग जो नेशन थे उनके साथ में इनका फ्रेंडली बिहेव था, वे इन द लाइफ सो इज अवॉर्डेड बाय द लेनिन पीस प्राइज से इनको अवार्ड किया गया था, ठीक है। अब कुछ बुक्स के अंदर इनको एक और दे रखा है कि ही वॉज ऑल्सो गिवन नाइटहुड, कि नाइटहुड है उस मिला था इनको। कब? कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है, तो कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक मेन याद रखना होगा, साइंस नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे इनकी नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को। ये आपको ध्यान में रखना होगा, नेशनल साइंस डे, क्योंकि देखिए 1970 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। यानी कब हो गई थी? 20 नवंबर 1917 में इनकी डेथ हो गई। तो इनको हॉनर या सम्मानित करने के लिए, इनको हॉनर करने के लिए ही 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? नेशनल साइंस डे बनाया जाता है, हर 28 फरवरी को बनाया जाता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? देखिए 7 नवंबर 788 ये हुआ था। डेथ कब हो गई थी? 1917 को इनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये टॉपिक था सीवी रमन से रिलेटेड था। आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगी, केवल आपको टॉपिक को समझना है, और टॉपिक को समझने के बाद में कमेंट्स करना है आपको। जब सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ जाएंगे मेरे पास, तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी, वरना आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं किया जाएगा।